क्या है ये इनफर्टिलिटी? क्या इतना ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम पे इतना कॉमन होते जा रहा है? जब तक अपने को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर ले रहे हैं तो लोग शादी नहीं कर रहे हैं। अगर शादी भी कर लिए तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग ये समझने की जरूरत है कि प्रकृति ने आपको ये व्यवस्था नहीं दिया है कि आप इनफिनिट टाइम तक जब आप चाहें तब आप बच्चे पैदा कर लें और जब आप चाहें तो ना करें। एक्चुअल जो एज है मैरिज एंड प्रेगनेंसी का, वो क्या होना चाहिए मैन एंड वीमेन दोनों का? 25 to 30 ईयर्स की सबसे बेस्ट ईयर है, इसी के बीच में ही शादी होना चाहिए। तो मैन इनफर्टिलिटी क्या है सर, और तो कपल जो है वो किस तरीके से साथ में मिलके इसको दूर कर सकते हैं? तो क्या है ये सर ट्यूब ब्लॉकेज, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या ब्लॉकेज के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है? कपल है सर जो पता उनको चल गया कि वो उनको इनफर्टिलिटी का इशू हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि वो इसको दूर कर सके? सबसे पहले तो उस कपल को अपने दोनों लोगों की, हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रॉपर जांच डॉक्टर की सलाह से कराएं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन स्टेप मोर विद प्रगति के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम अलग अलग वेट लॉस और हेल्थ से जुड़े काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आते हैं, और आज का जो वीडियो है, जो पॉडकास्ट है, वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे है, वो है इनफर्टिलिटी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, 30 सालों से इनका एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, और वो नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। सो अगर आप इनफर्टिलिटी से जुड़े क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, इसमें हमने बहुत डिटेल में बात करी है, काफ़ी सेंसिटिव मैटर्स पे बात करी है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या इलाज हो सकते हैं, और जब आप ये पॉडकास्ट पूरा देखते हैं तो कोई भी इनफर्टिलिटी कपल जो है वो डायरेक्ट सर से कंसल्ट कर सकता है, और इनका जो 30 सालों का एक्सपीरियंस है वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो अगर आप वो कपल हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम झेल रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे और इसको अपनी लाइफ में अपना करके, अप्लाई करके आप अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो ला सकते हैं। सो पॉडकास्ट को जरूर देखें। वेलकम डॉक्टर साहब, वन स्टेप मोर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और थैंक यू सो मच अपना इतना टाइम यहाँ पर देने के लिए। मुझे पता है अभी भी आप अपनी क्लिनिक में हैं और वहां से हमारे लिए कनेक्टेड है, सो थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे आपको अपने पॉडकास्ट पे बुलाना बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि मेरी काफी सारी ऑडियंस जो है वो विमेन है, और इनफर्टिलिटी जो आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। हर मुझे लगता है 10 में से 7 या 8 महिला इससे परेशान है। वो लोग कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे सर आपके थ्रू कि हम उनकी कुछ मदद कर पाए। क्या है ये इनफर्टिलिटी? क्या इतना ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम पे इतना कॉमन होते जा रहा है? क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, और इसका क्या ट्रीटमेंट या क्या प्रिवेंशन है, वो हम कोशिश करेंगे अपने ऑडियंस को बताने की। क्योंकि आपका इस फील्ड में 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये एक बहुत लंबा टाइम होता है, और आप इंडिया की फर्स्ट होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है। क्योंकि मैंने काफी सुना है कि जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स होते हैं काफी महंगे होते हैं, तो यहाँ पे उनको ये भी हेल्प मिलेगी आपके थ्रू जानने के लिए कि कम अमाउंट में, कम एक्सपेंसेस में किस तरीके से वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि क्या है इनफर्टिलिटी जो इतनी कॉमन हो गई है, और आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी होने की क्या रीजन है ऐसे जो मैन एंड वीमेन दोनों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है? देखिए, इनफर्टिलिटी का अर्थ ये होता है कि अगर 1 वर्ष तक अगर किसी कपल की, खासकर लेडीज की उम्र 30 वर्ष से कम है और 1 साल तक वो साथ रहते हैं हस्बैंड के, बिना किसी कंट्रासेप्टिव के, बिना किसी गर्भ निरोधक का उपाय किए साथ रहते हैं, और फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको इनफर्टिलिटी की श्रेणी में हम डालते हैं। लेकिन अगर यही स्त्री की उम्र 35 से ऊपर, तो अगर 6 महीने की में ही ये होता है कि 6 महीने तक साथ रहें और बिना किसी कंट्रासेप्टिव के, और फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उसको हम इनफर्टिलिटी की श्रेणी में डालते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण आज की दुनिया में क्या हो रहा है कि ज्यादा उम्र में शादियां हो रही हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि 30 वर्ष से ऑनवर्ड्स जो आपकी फर्टिलिटी है वो डाउन होती जाती है। हर स्त्री एक निश्चित अंडों के साथ पैदा होती है, इन्फिनिट एग नहीं होता है, और हर महीने आप जानते हैं एक अंडा खर्च हो जाता है।
हर महीने एक अंडा निकलेगा मेंसेस, अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेंसेस हो जाएगा। तो हर महीने एक अंडा खर्च हो रहा है और कुल मिलाकर के एक निश्चित संख्या ही हर स्त्री के उसमें है। अब अगर 30 वर्ष की उम्र तक शादी नहीं होती है, कई लोग तो आजकल 35 ईयर्स, 36 ईयर्स, 40 ईयर्स तक के भी हमारे पास आते हैं, तो ये एक बड़ा कारण होता जा रहा है, एक सामाजिक कारण हो रहा है कि जब तक करियर कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जब तक अपने को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर ले रहे हैं, तो लोग शादी नहीं कर रहे हैं। अगर शादी भी कर लिए तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि प्रकृति ने आपको ये व्यवस्था नहीं दिया है कि आप इनफिनिट टाइम तक जब आप चाहें तब आप बच्चे पैदा कर लें और जब आप चाहें तो ना करें। तो सबसे पहले तो उचित समय पर ही बच्चा पैदा करना जरूरी है। आपकी प्रकृति की और अपने शरीर की सीमाएं हैं, उन सीमाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर 30 वर्ष से ऊपर हो गए हैं आप, तो आप शीघ्र बच्चे की प्लान करें, अगर नहीं करते तो दिक्कत होती है। इसके खास जो सबसे प्रमुख कारण हैं इनफर्टिलिटी के सबसे प्रमुख, तो पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर हमारा जो भारतीय समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, तो कई बार ये होता है कि स्त्री की तो जांच करा लेते हैं, पुरुष की जांच ही नहीं होती है। और उसमें होता क्या है, जो सच्चाई है, जो डाटा है वो ये है कि ऑलमोस्ट 40% काजेज जो इनफर्टिलिटी के हैं वो महिला में है, 40% पुरुष में है और 20% कॉमन काज है जब दोनों में हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो जब भी कोई हम इलाज शुरू करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि दोनों की जांच साथ साथ कराई जाए। अगर कोई भी एक नॉर्मल हुआ, उसमें कोई समस्या नहीं, तो ठीक है, उसकी इलाज नहीं होगा। लेकिन अगर समस्या है तो दोनों का साथ साथ इलाज हो, जिससे कि जल्दी उसके रिस्पॉन्स आ सके। पर कई लोग ये करते हैं कि अपनी नहीं कराएंगे जांच, पत्नी की करा लेते हैं। और हमने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिसके अंदर आदमी ने अपनी जांच ही नहीं कराई, एक पत्नी से बच्चा नहीं और दूसरी शादी कर ली। क्या मजाक है और क्या अन्याय है इस स्त्री के प्रति, जिसके रहते दूसरी शादी कर ली और दूसरे भी बच्चे नहीं हुए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हस्बैंड में थी। उसकी जांच में कराया नहीं क्योंकि उसकी मर्दानगी को चोट लगती थी। तो इस तरह की जो बेवकूफियां हैं, और पढ़े लिखे अनपढ़ सब एक जैसे ही बिहेवियर हमारे देश में करते हैं। तो सबसे पहले तो ठीक हो तो दोनों की जांच साथ कराएं। अब जो पुरुष है उसके अंदर जो संतानहीनता के या इनफर्टिलिटी के रीजन है, उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम होना या उसकी मोटिलिटी जो होती है वो कम हो जाए, यानी उसकी जो स्पीड है वो कम हो, या फिर जो फॉर्म्स हैं, उसकी जो स्पर्म के जो बनावट है, उसकी संरचना है, उसमें कमी हो। तो अगर ये सब चीजें हुई तो फिर वो इनफर्टाइल मेल माना जाएगा और उसके कारण इनफर्टिलिटी होगी, भले ही फीमेल नॉर्मल हो। अब आते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी, जो महिला की संतानहीनता, उसके क्या कारण होते हैं। तो एक कारण जो आज की डेट में सबसे बड़ा कारण उभर कर आ रहा है वो हो रहा है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर हर महीने एक अंडा बनकर निकलना चाहिए, जो रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और पूरा एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके साथ साथ कई बार लोगों को डायबिटीज हो सकता है या आगे भविष्य में होने की पॉसिबिलिटी हो। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं वो PCOS के साथ पाया जाता है। कई लोगों को ढेर सारी मुहासे होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक तो कारण PCOS होता है। दूसरा एक बड़ा प्रमुख कारण है जो अपने भारत में बहुत ज्यादा प्रमुख है अपने देश में, वो है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। किसी इन्फेक्शन की वजह से या पहले हुई किसी एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से जो फैलोपियन ट्यूब है वो बंद हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से जुड़ी हुई दो पतली पतली नलियां होती हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी उसी नली फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, जहां उधर से एग आता है, इधर से स्पर्म जाता है, दोनों मिलते हैं और पहली बार वहीं पर बच्चा बनता है। तो प्रेगनेंसी अगर फैलोपियन ट्यूब बंद है तो प्रेगनेंसी संभव नहीं है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है, जिसका एक सर्जरी एक कारण हो गया कि एब्डोमिनल सर्जरी होगी। और कई बार ऐसा होता कि एक बच्चा सीजरियन सेक्शन से हुआ, दूसरे बच्चे के समय पर फैलोपियन ट्यूब बंद हो गई। और दूसरा एक प्रमुख कारण जो हमारे देश में है वो है ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, या और दूसरे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, जिसके कारण ये फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर में ही कोई प्रॉब्लम हो,
तो फैलोपियन ट्यूब के कारण, उसके बंद होने के कारण, उसकी स्ट्रक्चर की कमी के कारण भी महिलाओं में संतानहीनता की समस्या हो सकती है। उसके बाद दूसरा कारण होता है कि उसके यूट्रस में ही कोई संरचनात्मक कमी हो, जैसे कि मान लीजिए यूट्रस के स्ट्रक्चर जो सामान्य होता है उसके बजाय उसमें कोई कमी हो, इल डेवलप्ड हो, अच्छे से डेवलप ना हो, जिसको हम हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहते हैं, ऐसा हो। या कई बार उसके अंदर सेप्टा होता है, सेप्टेट यूट्रस होता है, तो उसके कारण भी जो है समस्या आती है। उसमें प्रेगनेंसी होती है लेकिन बाद में चल के अबॉर्शन हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, स्ट्रक्चर जो समस्याएं हैं। उसके अतिरिक्त फिर हार्मोनल जो और भी हार्मोन्स की कमियों के कारण भी हो सकता है। जैसे एक हार्मोन बहुत ही प्रमुखता के साथ इनफर्टिलिटी में नाम लिया जाता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH। उसको हम लोग उसके मेजरमेंट कराते हैं, तो जो 2 के बिलो आ जाता है तो इवन टेस्ट ट्यूब भी नहीं हो पाता है, उसमें दिक्कत आती है। हालांकि होम्योपैथी से बहुत लोग 0.3 में भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उसको ये माना जाता है कि अगर वो लो हो गया तो इसका मतलब कि जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम हो रहा है, अच्छे अंडे नहीं बनेंगे या बनेंगे नहीं। तो ये आज के पीढ़ी में बहुत कॉमन हो गया है। इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है या क्यों इतना जल्दी हो रहा है, इसका कारण समझना बाकी है। कई बार अर्ली मेनोपॉज होता है, जैसे एज 30 हो गई, उसी में लोगों को मेनोपॉज के सारे सिम्टम आ रहे हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफ स्टाइल चेंजेस, ये सारे फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये प्रमुख कारण है जो हम लोग देखते हैं अपने उसमें कि ये इस कारण से हो रहा है। और एक जो मैंने आपको पहले बताया कि लेट मैरिजेज, जिसका एक बहुत बड़ा कारण होती जा रही है, क्योंकि अंडे हर महीने खर्च हो रहे हैं। मान लीजिए आपके पर्स में 100 रुपए हैं और आप रोज खर्च करते जा रहे हैं, लास्ट में आप सोचे फिर इसमें से 200 रुपया निकले, तो नहीं निकलेगा। ये एक कट सत्य है। तो ये एक जो प्रमुख कारण है वो ये यही है। ओके, वाह, बहुत ही डिटेल्ड में आपने बताया जो भी रीजन है, और लोगों को इस पे गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना चाहिए। जो भी आपने बताया इसमें से 2 बहुत कॉमन चीज निकल कर के आई जो आजकल बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है मुझे भी। एक तो एज, जो एज बहुत बड़ा मैटर करता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं पहले जल्दी शादियां होने लगती थी, तब ये प्रॉब्लम नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत कॉमन हो गया है लेट मैरिज एंड लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग करना, जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या रियल एज होनी चाहिए? अभी तो आपने 30-35 बताया, बट एक्चुअल जो एज है मैरिज एंड प्रेगनेंसी का, वो क्या होना चाहिए मैन एंड वीमेन दोनों का? देखिए, मेडिकल साइंस सामाजिक तथ्यों से नहीं चल सकता, ना ही किसी की आर्थिक स्थिति से इसको कहा जा सकता है। तो 25 से लेकर 30 तक की जो एज है बीच की, ये सबसे उपयुक्त उम्र है जब शादी होनी चाहिए। अगर इसको बहुत डिले किया जाता है तो उसके बाद आपके पास सारी चीजें होंगी, और जब आप परिवार चाहेंगे कि आप चाहेंगे एक बच्चा हो जाए, तो वो चीज नहीं होगी। क्योंकि बहुत से यहाँ लोग आते हैं जो अपने जीवन में बड़े सफल हैं, हमारे पास ऐसे कपल्स बहुत ढेर सारे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इसकी तो बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या दूसरे पेशों में लोग हैं और लंबे टाइम तक वो नहीं कर रहे। इवन डॉक्टर्स में भी ये समस्या हो रही है, क्योंकि सोचते ये हैं कि करियर जब तक बन नहीं जाएगा और हमारे पास इतने पैसे ना हो जाए कि हम अंबानी की टक्कर देने लग जाएं, तब तक लोग लगे रहते हैं। ये जो लिप्सा है ना, जैसे एक जीवन की जो बेसिक नीड है उसके पूरे होने का खाली इंतजार नहीं है, इंतजार इस बात का है कि बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुके हैं, उस पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को अगर रोक के नहीं रखते हैं, थोड़ा आप खूब करिए, लेकिन ये चीज निकल जाएगी समय से। ट्रेन जब आती है उसी समय आप नहीं बैठेंगे, आराम से बोलेंगे हम तो आराम से उसमें जाएंगे, तो ट्रेन तो चली जाएगी, वो आपका इंतजार नहीं करेंगे। उम्र की भी वही स्थिति है। 25 to 30 की ईयर्स की एज सबसे बेस्ट ईयर है, इसी के बीच में ही शादी होना चाहिए और इसके बीच में बच्चे पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ढेर सारे जो कंट्रासेप्टिव्स और तमाम प्लान्स आ गए हैं, इनका प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल मत करिए। तमाम कंट्रासेप्टिव पिल्स जो चल रही हैं आजकल, इनकी वजह से AMH लो हो जा रहा है, ओवरियन क्षमता भी जा रही है, हार्मोनल प्रोफाइल गड़बड़ हो जा रही है। इसके बारे में ज्यादातर लोग बातें नहीं करते हैं, पर कट सत्य है कि लोग जा करके दुकान से सीधी दवा लेकर के कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर की सलाह लिए बगैर। तमाम ये जैसे
तमाम इस तरह की पिल्स आई हुई हैं कि आप उसको 24 आवर्स में या 72 आवर्स में 2 पिल्स ले लीजिए, फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एक्चुअल में ये आपकी बॉडी के साथ भारी खिलवाड़ है, इससे आपको असुविधाएं होंगी। हम्म। तो मतलब यहाँ पे आपका मैसेज ये है कि कुछ भी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप लोग मत लीजिए किसी भी तरीके की दवाएं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल में हो रही हैं। अब इन सब चीजों से भी अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो अपने साथ और अपनी जान के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी ये समस्या है। और स्वयं दवा खाना या किसी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज के आधार पे लोग दवा खाकर हम लोगों से भी पूछने आते हैं कि हमने खाई, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो अब या गूगल पे पढ़ लिया उसके बारे में, उसके फिर ये मेडिसिन है, ऐसे करके खा ले रहे हैं लोग, और उसके इफेक्ट बड़े खतरनाक हो सकते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन तो किसी भी बीमारी में खतरनाक है, खासकर इसमें तो बहुत ही समस्या आ रही है। तो इसलिए इससे बचे। अगर कंट्रासेप्शन करना है तो अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए कि क्या हमारे लिए अच्छा जिससे कि हमें नुकसान नहीं हो। और बच्चे को सही टाइम पे ही कोशिश करें कि 25 to 30 के बीच की जो उम्र है उसमें ही हो। अगर किन्हीं कारणों पर शादी लेट होती है तो भी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी एक बच्चा तो हो ही जाए। उसके बाद फिर आगे जीवन चलता रहेगा, पूरे जिंदगी कमाना है और करियर बनाना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो कभी होती नहीं, होता करते रहना। एग्जैक्टली तो एज बहुत बड़ा मैटर है, तो इसको ध्यान में रखें अगर आप एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं तो सर जैसे हमने बात करी एज की, आजकल काफी चीजें कम एज में भी होने लग गई हैं। जैसे अगर पीसीओएस पीसीओडी की बात करें, जैसा आपने बताया, मेरी क्लाइंट्स ऐसी हैं जो 24 एज में हैं या अभी अभी उनके मेंसेस स्टार्ट हुए तब से ही उनको कहीं ना कहीं पीसीओडी पीसीओएस डायग्नोज हो गया है। पीसीओएस एक्चुअल में टीनेज में ही शुरू हो जाता है बच्चों को, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि बच्चे का इरेगुलर मेंसेस है या उसके मुंह पे ढेर सारे मुहासे आ रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये सब साइन कॉमन है जो पीसीओएस में दिखते हैं। तो ये अमूमन टीनेज के बच्चियों में अक्सर दिखता है। इसके साथ वेट बहुत नुकसान कर लेते हैं वो। साथ ही साथ क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल में आजकल तमाम जंक फूड, पिज्जा, बर्गर और क्या क्या आ गया है, उसके कारण वेट भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे वेट बढ़ेगा हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ेगा। तो इन चीजों को पहले ही समझ लेना। अगर कम एज की बच्चों को ही उनकी लाइफस्टाइल मैनेज किया जाए, उनका वेट मैनेज किया जाए, उनको उसी स्टेज पर मेडिसिन दिलाई जाए और उस सारी चीजों को मैनेज किया जाए तो पीसीओएस कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं बनेगी। आगे चलकर उनका लाइफ इजी रहेगा। अदरवाइज फिर वही आगे चल के इनफर्टिलिटी में बदल जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि अभी बच्चा है, मेंसेस का आगे चलकर टाइम के साथ रेगुलर हो जाएगा। कई लोग तो ये बोलते हैं शादी कर दो रेगुलर हो जाएगा। शादी से मेंसेस की रेगुलरिटी का कोई संबंध नहीं है। तो बच्चे का अगर मेंसेस रेगुलर हो रहा हो, उसके मुहासे हो, बाल आ रहे हैं, तो पीसीओएस है। तो आप उसका वेट ट्रीटमेंट करिए, साथ ही साथ उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट या जो भी इलाज की आवश्यकता हो डॉक्टर से सलाह करके उसको देना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। डेफिनेटली ये सब सिम्टम्स को आपको समझना चाहिए और एक्सपर्ट से मिलिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि समझने में ही हम काफी देर कर देते हैं और बहुत देर हो जाती है, फिर जाके हम बहुत अवेयर हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। कई बार एक्सपर्ट्स भी उस केस में मदद नहीं कर पाते। तो जितनी अर्ली हो सके आप उतनी अर्ली जाकर के एक्सपर्ट से मिलिए और इसका ट्रीटमेंट कराइए। आपको लगता है सर कि इनफर्टिलिटी या इन सब हार्मोनल इम्बैलेंस का जो रीजन है, मोस्ट कॉज रीजन है ओबेसिटी या वेट लॉस, वेट गेन है? देखिए, अगर वेट गेन ज्यादा होगा और लाइफ स्टाइल खराब है, आजकल लोगों की जंक फूड खूब जमकर चल रहा है जी। आप जानते हैं सारी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, पिज्जा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो उसमें जो इतने हाई कैलोरी डाइट लोग ले रहे हैं और कोई एक्सरसाइज भी नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज तमाम जा रही है शरीर के अंदर, उसके कारण होने वाली ओबेसिटी से हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाएगा। ये प्रूवन फैक्ट है। साथ ही साथ इन लोगों को आगे चल करके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज की संभावना भी बढ़ती है। तो बेहतर होगा कि अपने वेट को मैनेज करके रखें। ज्यादा वेट हमेशा ही कष्ट देने वाला है, ना केवल इनफर्टिलिटी बल्कि लाइफ को भी मुश्किल करने वाला है। क्योंकि इसके अंदर आज आप देख रहे हैं डायबिटीज में भारत को विश्व का कैपिटल कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा डायबिटिक्स हमारे यहाँ, और वो अल्टर्ड लाइफ स्टाइल के कारण है। क्योंकि खाने पीने की चीजें जो है बहुत ज्यादा हो रही है, ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। ओबेसिटी भारत में एक महामारी का रूप लेती जा रही है और उससे होने वाली समस्याएं जो हैं वो
हार्मोनल डिसबैलेंस से लेकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, साथ साथ ज्वाइंट डिजीजेस, तमाम समस्याएं जो है उसके कारण हो रही है। जी सर, तो लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है और जस्ट लाइफस्टाइल ठीक कर लेने से ही आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सो लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, लाइक बहुत देर तक बैठे हैं तो उसको थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल बनाइए। कपल है सर जो पता उनको चल गया कि वो उनको इनफर्टिलिटी का इशू हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि वो इसको दूर कर सके और इनफर्टिलिटी को चेंज कर सके? देखिए, सबसे पहले तो उस कपल को अपने दोनों लोगों की, हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रॉपर जांच डॉक्टर की सलाह से कराएं। जी। देखिए, किसी से पूछ करके, बगल वाली आंटी जी से, बुआ जी से और चाची जी से पूछ करके कोई जांच न कराएं। पहले तो डॉक्टर से मिलें, अर्लीस्ट मिलें, क्योंकि एज आप जानती हैं बहुत फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले किसी डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर दोनों लोगों की जांच कराएगा, जो आवश्यक जांचें होंगी, हार्मोनल प्रोफाइल दोनों का कराएगा, हस्बैंड की सेवन एनालिसिस कराएगा, वाइफ का HSG होता है जिससे पता लगेगा ट्यूब ओपन है या बंद है, एक सामान्य सा TBS करा लेगा, अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है उससे पता लग जाएगा कि स्ट्रक्चरल एनोमली तो नहीं है कोई। अगर उससे भी नहीं पता लगता तो कई बार डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है, उससे पता किया जाता है। तो बीमारी का पता करके उसका तुरंत निदान करना सबसे जरूरी है। चुपचाप बैठकर भाग्य को ना कोसें और ना ही ये समझें कि ईश्वर छप्पर फाड़ कर देगा। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो कुछ कर्म करता है। तो सबसे पहले तो राइट स्टेप पर जाएं, पहुंच करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे उनकी वो प्रॉपर जांच हो, डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज हो और पता लगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसका उसी हिसाब से इलाज किया जाए। मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप और इंतजार ना करके और तुरंत डिसीजन लीजिए, जाइए अपने डॉक्टर से मिलिए और जैसा जैसा वो कहते हैं वैसे करिए, क्योंकि बैठ के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। जब एक बार प्रॉब्लम पता चल गई है तो और देर ना करके जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जैसे जो जो टेस्टेज आपने बताए वो दोनों को कराने बहुत जरूरी है और जैसा आपने बताया कि अलग अलग जो टेस्ट है उसको करा करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। और आजकल तो मेडिकल साइंस कितना आगे बढ़ गया है, हर चीज अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इसको ठीक करने में, लाइफस्टाइल को मैनेज करने में आपकी। तो जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट से मिलिए। तो जैसा कि हमारा इनफर्टिलिटी का आपने बताया कि लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल जैसे फूड की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा स्ट्रेस आजकल बहुत लोग ले रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं काफी देर तक। इसके अलावा खान पान जो है उनकी बहुत अच्छी नहीं है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनफर्टिलिटी पे? देखिए, स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इस समय इनफर्टिलिटी के ऊपर। डाइट दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेडेंटरी लाइफ तो जहर हो चुका है आदमी के लिए, लेकिन कई बार प्रोफेशन की या आदमी के अपनी लाइफ की मजबूरियां हैं, उसको उस तरह चलना पड़ता है, पर इसको मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस का इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि कई बार आप ये देखेंगी कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई ट्रेजिक कंडीशन आ जाए तो लेडीज के जो मेंसेस हैं उनकी डेट या तो आगे हो जाएगी या पीछे हो जाएगी, यानी डिस्टर्ब हो जाती है। ये स्ट्रेस का इफेक्ट है। स्ट्रेस के कारण स्ट्रेसर हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो कि नॉर्मल हार्मोन्स को सप्रेस करते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर है, पिट्यूटरी ब्रेन के अंदर है, और स्ट्रेसर हार्मोन भी दिमाग में ही आएंगे। तो जैसे एक कमरे में बैठे हुए 3 आदमी हैं और उसका 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो तीनों आदमी परेशान हो जाएंगे। सेम थिंग हैपेंस विद हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो बेसिक चीज क्या होती है, स्ट्रेसर हार्मोन जितना स्ट्रेस जितना लेंगे उतना ही ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होगा। डाइट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ रही है और आपका ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, आपने अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज नहीं किया है, तो उस केस के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे आपने लिखा है ना, आपका नाम है 1 स्टेप मोर, तो केवल यही एक स्टेप अगर वो ले ले कि सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करें तो आधी समस्या यही सॉल्व हो जाती है। जी सर, बिल्कुल। और एग्जैक्टली एक और स्टेप लीजिए और अपने लाइफ के तरफ एक और कदम बढ़ाइए और उसको ठीक करिए। काफी सारे क्लाइंट मेरे पास भी आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने भेजा है कि वजन कम करके आओ, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके आओ। और सिर्फ लाइफस्टाइल ही ठीक करने से मैंने देखा है कि जैसा आपने बताया आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने बताया सर। तो आज के टाइम पे जैसे हम लोगों ने बात करी, काफी इनफर्टिलिटी की बात करी, मैन वीमेन की बात करी, जैसा हम आपने बताया कि इंडिया में खास करके आज के भी टाइम पे बहुत लोग हैं जो विमेन इनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, मैन इनफर्टिलिटी पे नहीं करते हैं। तो मैन इनफर्टिलिटी क्या है सर, और तो कपल जो है वो किस तरीके से साथ में मिलके इसको दूर कर सकते हैं, क्या स्टेप उनको लेना चाहिए, जैसा आपने बताया कि उनको भी जाकर के पहले इलाज कराना चाहिए, तो उसके बारे में बताइए ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस आए कि सिर्फ विमेन का इलाज जरूरी नहीं है, आप भी जाकर के अपना चेकअप्स कराइए और इसको साथ मिल करके इस प्रॉब्लम से लड़िए। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो डाटा है वो ये कहता है कि ऑलमोस्ट मेन और विमेन दोनों का जो परसेंटेज है इनफर्टिलिटी में, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बराबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फीमेल का ज़्यादा परसेंटेज हो या मेन का। तो आदमी में जो इनफर्टिलिटी के रीजन्स हैं, बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हमारे पास हैं जहाँ मेल का ही इलाज चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम उधर से है, फीमेल की तरफ से नहीं है। तो मेल इनफर्टिलिटी एक बड़ा इशू है जिसको इग्नोर किया जाता है, खास करके हमारी सोसाइटी के अंदर। लोगों की ऐसी सोच है कि अगर इनफर्टिलिटी हुई तो उसका सारा दोष महिला पे मढ़ के अपने किनारे हो गए, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि 50% उनमें हो सकता है, 50% में लेडी में हो सकता है। दोनों की जांच कराना जरूरी है। तो मेन इनफर्टिलिटी एक बड़ा इशू है और उसका रीजन ये भी है, स्ट्रेस फिर इधर भी फैक्टर है, ओबेसिटी इधर भी एक फैक्टर है। अगर स्ट्रेस है, अगर उसका ओबेसिटी है, उसकी लाइफ स्टाइल खराब है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है, समय से खाता ही नहीं है, उसका पूरा डाइट सिस्टम ही खराब है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो खराब है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो उससे स्पर्म की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। या स्मोकर है, एल्कोहलिक है, तो उसका इफेक्ट आता है। एक कॉमन बिलीफ है कि कई लोग ये सोचते हैं कि सिगरेट मर्दानगी का साइन है, दारू पीना जो है, शराब पीना, अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो मर्दानगी का साइन है। एक्चुअल में इसे करने से ही मर्दानगी खत्म होती है। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि ऐसा करने से हमें कुछ फायदा होगा, फायदा कतई नहीं होता, हानि जबरदस्त होती है। और सिगरेट स्मोकिंग से खास करके जो ब्लड सप्लाई है जेनिटल्स को वो कम हो जाती है, इससे इरेक्शंस की प्रॉब्लम, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ये सब भी आ सकती है, साथ ही साथ स्पर्म की क्वालिटी में गिरावट आती है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। और मेन का इलाज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फीमेल का। एक बार जांच करा ले, अगर मान लीजिए जिसका भी आता है उसका इलाज। जी बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल अगेन यहाँ भी एक फैक्टर है, स्मोकिंग, अल्कोहलिंग, इन सब को कम करिए या हो सके तो अवॉइड करिए, क्योंकि इससे फायदा तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान कई बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अल्कोहल थोड़ी मात्रा में लिया जाए नुकसान नहीं करता, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट यह है कि अल्कोहल हर मात्रा में नुकसानदेह है, सिगरेट हर मात्रा में नुकसानदेह है। जब भी छोड़ देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। वही चीज है, पॉइजन कम लो या ज्यादा लो, बिल्कुल जान तो जानी ही है। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा मारने से अच्छा है कि उसको हटा दीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। तो सर आज का जो एरा है, विमेन जो है वो अपने करियर को भी उतना इम्पोर्टेंट देती हैं जितना कि अपने नॉर्मल लाइफ को। जैसे मेरी जैसी विमेन है जो घर भी संभालती हैं और साथ में अपना प्रोफेशन को भी, वो लोग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो ऐसी विमेन जो अपना करियर भी देखना चाहती हैं, साथ में अपना लाइफ भी इंजॉय करना चाहती है, फैमिली लाइफ भी इंजॉय करना चाहती हैं, उनके लिए क्या प्रैक्टिस है जो वो इसके साथ अपने रेगुलर लाइफ के साथ करे, ताकि जब भी वो प्लान करे उनको प्रॉब्लम ना आए और स्मूथली उनकी लाइफ चल सके। क्योंकि आज का जो एरा है वो बहुत ज्यादा लोग अपने करियर को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उनके ड्रीम्स है जो वो पूरे करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या ऐसे टिप्स हैं? देखिए, उनके लिए यही है कि वो अपने करियर को बढ़ें, वो तो जरूरी है, आज की दुनिया का सच्चाई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को मैनेजमेंट करें, अपनी डाइट ठीक रखें, अपनी एक्सरसाइज ठीक रखें, अपने आप को मेंटेन करें, तो थोड़ी सी फर्टिलिटी एक्सटेंड हो सकती है, उनका हार्मोनल प्रोफाइल कुछ दिन ज़्यादा अच्छा रह सकता है। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं ये कहूँगा कि समय से ही इन चीज़ों का प्लान करना जरूरी है। करियर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन करियर के साथ साथ ये भी जीवन का भाग है, और इसके करियर में सब कुछ पा लेने के बाद अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो फिर समस्याएं होती हैं। तो बेहतर है कि अपनी लाइफ स्टाइल अगर मेंटेन करेंगी
तो थोड़ा सा फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे। जी, मतलब लाइफस्टाइल, हाँ, मुझे भी लगता है, मैं काफी सारे क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, तो मुझे लगता है सिर्फ एक लाइफस्टाइल ही ऐसी चीज है जिसको आप मैनेज करो, उसके साथ ही आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती, मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी रहती हूँ, लेट आती हूँ ऑफिस से या कुछ भी। एक बार जब प्रॉब्लम होती है तब आप हर चीज के लिए एक्टिव हो जाते हैं। उससे अच्छा है कि आप पहले से थोड़ा 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 कोशिश करें। खाना तो आप खाते ही हैं, हर चीज तो करते ही हैं, उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से करें कि बाद में वो जो प्रॉब्लम आएगी फिर आप करोगे। उससे अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रेगुलर करने से आपको वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं और आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चलती जाएगी। तो सर आज के टाइम पे जैसे मेरे भी काफी क्लाइंट्स हैं, विमेन हैं जिनको प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, और उसमें जो मोस्ट कॉमन टर्म मैंने सुना है, आपने स्टार्टिंग में बताया भी, ट्यूब ब्लॉकेज। काफी लोगों के रिपोर्ट में आते हैं कि मेरा एक या दोनों ट्यूब ब्लॉक है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो क्या है ये सर ट्यूब ब्लॉकेज और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या ब्लॉकेज के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है? देखिए, ब्लॉकेज के साथ प्रेगनेंसी, ब्लॉकेज में क्या होता है कि जो ट्यूब होती है उसके 2-3 लेवल पे मेनली ब्लॉक होता है। एक तो एंड पे, फेमरियल एंड पे बंद हो जाता है, या कार्निवल एंड जो यूट्रस के साथ जुड़ता है वो वहाँ बंद होता है, या तो इस तरह की ब्लॉकेजेज होती हैं। तो इसमें अमूमन जो हम लोग होम्योपैथी से तो ठीक कर लेते हैं ब्लॉकेज को। एलोपैथी से इसको वो लोग आईवीएफ के लिए भी एडवाइस करते हैं कि आप आईवीएफ करा लें, चूंकि फैलोपियन ट्यूब बंद है, सर्जरीज वगैरह कम होती हैं, तो इसका इलाज यही होता है। या कई बार वो लोग अपने हिसाब से उसमें मेडिसिन वगैरह डालते हैं, हाइड्रोट्यूबेशन जिसको कहा जाता है, वो करते हैं। हम लोग होम्योपैथी से केवल दवा खिलाकर ही इस तरह की ब्लॉकेज ठीक कर लेते हैं। हमारे पास बहुत से केसेज, अगर हमारी वेबसाइट वगैरह देखेंगे तो बहुत से केस दिखेगा, तो हम लोग ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। हालांकि मुश्किल है, ज्यादातर केसेस के अंदर आईवीएफ रेकमेंड होता है, पर ऐसे केसेज होम्योपैथी से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। वाओ, तो मतलब होम्योपैथिक में सिर्फ मेडिसिन से आपने काफी चीजें यहाँ पे क्योर करी है, जो ट्यूब ब्लॉकेज उसको ठीक किया है। तो क्या सर मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस के लिए आपका वेबसाइट डाल देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, और क्या मैं एक ऑफर आपकी तरफ से दे सकती हूँ उनको कि जो भी लोग हैं जो कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको फर्स्ट कंसल्टेंसी हम लोग फ्री में दें, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो और आप तक पहुंचे, ताकि अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो जल्दी से जल्दी वो डिसीजन ले पाए। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी डिटेल्स, ताकि वो कांटेक्ट कर पाए, और जो फर्स्ट कंसल्टेशन मिलेगा वो फ्री मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो गई है, लेट से कपल है, उनको इनफर्टिलिटी हो गई है, तो क्या क्या ऑप्शंस और हैं जिसकी वजह से वो लोग कंसीव कर सकते हैं उसको ट्राई करके? जैसे हमने काफी चीजें सुनी है, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब, सरोगेसी, ये सारी चीजें होती हैं, तो कौन सा इजीएस्ट वे है या दूसरा और क्या आसान तरीका है जिससे वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं अगर एक बार उनको इनफर्टिलिटी हो गई है तो भी? इनफर्टिलिटी के केसेस के अंदर टेस्ट ट्यूब तो एक तो दवा से इलाज होता है, दूसरा टेस्ट ट्यूब भी एक ऑप्शन है, आईवीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं। और रही जो सरोगेसी है, वो अब हिंदुस्तान में प्रतिबंधित है, अब नहीं होती है जी, अब उस पर रोक है, और अगर कहीं ऐसा होता है तो वो इलीगल है। अब उसको लीगलिटी नहीं है, उसका लीगल स्टेटस नहीं है, तो सरोगेसी तो अब खत्म हो चुकी है। हाँ, अब ये है कि टेस्ट ट्यूब करा सकता है आदमी या दवाइयों से। तो दवा में एलोपैथी में भी अपना सिस्टम है, उनका जैसा कारण होगा, जो भी काज होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन दी जाती हैं और वो आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है, उससे कंसीव कर सकते हैं। ऐसे केसेस जिनमें कोई कंसीव संभव नहीं है, वो अपना गोद ले सकते हैं बच्चों को। तमाम बच्चे ऐसे हैं, और वो मैं समझता हूँ बड़ा पुण्य का कार्य है कि अगर हमारे बच्चे होने की कोई स्थिति नहीं बनती है तो किसी बच्चे को कोई घर मिल जाए और किसी घर को बच्चा मिल जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली सर, ये एक तो बहुत अच्छा ही सोशल कॉज भी है। सर आज के टाइम पे जैसे मैंने ट्यूब ब्लॉकेज की बात की, एक और बहुत मोस्ट कॉमन टर्म मैं सुनती हूँ, फाइब्रॉइड और यूट्रस का सिस्ट। तो ये दोनों चीज क्या है और इसकी होने की क्या रीजन है और इसका इलाज क्या है? देखिए, फाइब्रॉइड क्या होता है? एक सॉलिड मॉस होता है यूट्रस के अंदर, गांठ, जिसको सामान्य तौर पर बच्चेदानी की गांठ कहा जाता है।
और सिस्ट का मतलब होता है कोई भी, जैसे बलून आपका होता है ना, उसमें पानी भर दिया जाए तो सिस्ट जो होती है उसमें वॉल होती है, अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, तो सिस्ट बन जाता है। कई बार ओवेरियन सिस्ट बनता है, आपने बहुत कॉमन सुना होगा। ओवेरियन सिस्ट में क्या होता है कि एक जो अंडा है वो निकल जाता है और उसकी जो कवरिंग है वो रह जाती है, तो वो कवरिंग जो है हार्मोनल इफेक्ट से सूख जाती है ज्यादातर केसेस के अंदर। कभी कभी वो रह जाती है और उसमें फ्लूइड भर जाता है, हम उसको सिस्ट बोलते हैं। तो वो मेडिसिन से होम्योपैथी में है तो हमारे यहाँ सब ठीक हो जाती है। फाइब्राइड भी होम्योपैथी से ठीक होता है। एलोपैथी में उसकी सर्जरी होती है, मॉडर्न मेडिसिन में उसकी सर्जरी कर देते हैं, उस गांठ को निकाल कर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा गांठें हों तो वो लोग पूरा यूट्रस ही निकालते हैं, और होम्योपैथी से ज्यादातर केसेस में हम लोग ठीक कर ले जाते हैं बिना किसी सर्जरी के। वाह, तो मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल ना होते हुए अगर हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले तो बहुत सारी चीजें वहां पे ठीक हो सकती हैं। जैसे सर अगेन जैसे अगर इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, अगर उनकी बात करें, टेस्ट ट्यूब, आईवीएफ, ये सारी चीजें, ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनके अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो कई सारे जो कपल है वो यही सोच के कि इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, उनका जो कंडीशन है फाइनेंशियल वो इतना ठीक नहीं होता, ये सोच के भी वो स्टेप नहीं ले पाते। तो सर क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि होम्योपैथिक का जो है ट्रीटमेंट जो आप लोग दे रहे हैं, कंपेयर टू आईवीएफ एंड ऑल, जो भी खर्चे आते सर्जरी एंड ऑल, उससे तो काफी कम होगा, और जो नॉर्मल लोग हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं? आईवीएफ से और टेस्ट ट्यूब के तो कोई तुलना ही नहीं है। हमारे पास तो टेस्ट ट्यूब फेल के केसेस भी कई हैं, जो कई बार टेस्ट ट्यूब कराने के बाद हम लोग अपनी मीठी गोली से उनको, ईश्वर की कृपा हुई उनके पर बेटा है, बच्चा है, तो ऐसे केसेस भी हमारे पास हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है। और उनकी हमारे मतलब अगर कास्ट इफेक्टिव की बात करें तो होम्योपैथी ज्यादा कास्ट इफेक्टिव है, और उसकी तुलना में इसकी कास्ट तो 1/3 भी नहीं होगी। अगर उससे इसकी कंपेयर करें तो 1/3 1/4 भी नहीं होगा, काफी कम होता है। सो मुंह मीठा करते करते आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? आई मीन रियली सर, ये जो इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे इतना बड़ा प्रॉब्लम बना है, कई कपल इससे बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, आपस में भी उनका बहुत ज्यादा रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहा जस्ट बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो ये बहुत ही प्योर चीज है अगर आप लोग इस एरिया में लोगों की मदद कर पा रहे हैं। मैंने देखा है आपकी वेबसाइट, काफी आपके टेस्टिमोनियल्स भी देखे हैं कि लोग किस तरीके से मिठाइयाँ ले लेके आपके पास पहुंचते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सर जो लोगों के द्वारा आपको मिलती है, और आप उन लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स क्रिएट कर रहे हैं बच्चे के थ्रू। ये सब होम्योपैथी का कमाल है, मुंह मीठा करते करते लोग मिठाई खिलाने आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं सर, और लास्ट में जाते जाते एक समरी अगर हम करें इस पूरे पॉडकास्ट का, या 2 या 3 टिप्स देना चाहें उन कपल को जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं या इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, तो उनको हेल्प हो सके, तो कुछ टिप्स या समरी इस पॉडकास्ट का, ताकि लोग समझ पाएं और जल्दी से एक्शन ले पाएं। बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी कपल साथ रह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, साल भर रह लिए साथ में, एज 30 ईयर्स से कम है या एज 35 ईयर्स है और 6 मंथ ही रह लिए बिना किसी कंट्रासेप्टिव के, और नहीं हो रहा है, तो विदाउट एनी डिले आपको तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तुरंत उसके जो भी डॉक्टर कहता है उसको आवश्यक जांच कराएं और उससे संबंधित इलाज कराएं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई लोग इरेगुलर हो जाते हैं, इलाज को ठीक से नहीं लेते हैं, तो अगर इरेगुलरिटी होती है तो इसके अंदर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो बिल्कुल नियमित रूप से इलाज लें, और ऐसा असंभव कुछ नहीं है कि सफलता न मिले। तो एक तो ये जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि लाइफ स्टाइल को मैनेज करें, तो कई बार ये कंडीशन पैदा ही नहीं होती। यानी आप बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं हो, आप रोज रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप जंक फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें, कोशिश करें ना ही खाएं, अगर कभी कभार हो गया तो कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि सही समय से सही उम्र में शादी की प्लान करें, क्योंकि जिंदगी अपनी स्पीड से वो ट्रेन है जो चलती जाएगी, आप पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएगी। तो सही समय पे शादी भी करें, करियर बनाएं, जरूरी है, लेकिन करियर के साथ साथ अपने इस बात का भी ध्यान रखें, अगर सही उम्र में शादी नहीं की तो फिर आगे चलकर भविष्य में समस्याएं पैदा होती हैं। कोई भी बच्चा है, 15 साल 12 साल 14 साल की जो बेटियां हैं हमारी, उनको जो मुहासे हों, उनका मेंसेस रेगुलर हो रहा हो, 1 महीने हुआ 4 महीना नहीं हुआ,
फिर 6 महीना नहीं हुआ, 2 महीना हुआ, तो आप उसको सामान्य नहीं समझें, आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस स्टेज में उनका इलाज करने से बहुत जल्दी आराम हो जाएगा और आगे भविष्य में उनके लिए समस्याएं नहीं बनेंगी। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इस पूरे पॉडकास्ट को कवर किया सर। और इस पॉडकास्ट से काफी ऐसे विमेन जो होपलेस हैं, काफी ऐसी फैमिली जो होपलेस हैं, उनको जरूर होप मिलेगी। सो थैंक यू सो मच सर अपना इतना टाइम देने के लिए और इतनी हेल्प करने के लिए। मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप कुछ भी प्लान कर रहे हो, हर चीज ट्राई कर लिया है, नहीं हो पा रहा है, तो एक बार सर से जरूर कांटेक्ट करिए। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगी, या आप वन स्टेप मोर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से हम लोग सर से आपकी बात डायरेक्ट करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए सर। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट जो डॉक्टर साहब के साथ हमने किया। आई होप आपको इससे काफी सारे नॉलेज मिले होंगे। और अब देर नहीं करिए, जल्दी से जल्दी डिसाइड करिए और इसका इलाज कराइए। कुछ प्रॉब्लम है, एक्सपर्ट से मदद ले सकते हैं, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके और उनकी भी लाइफ में खुशियां आ सके। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते। डॉक्टर साहब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या फिर आप वन स्टेप मोर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वन स्टेप मोर के व्यूवर्स को फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री देंगे डॉक्टर साहब की तरफ से। तो हमने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वन स्टेप मोर से कांटेक्ट करके डॉक्टर साहब से अपनी पहली फ्री कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।